Hello students, so today I will teach you the fourth chapter of economics which is food security of India। ये इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है और इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स में जो हमें क्लास 9th में पढ़ने हैं ओनली 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है। मैंने बाकी के जो 3 चैप्टर्स थे इससे पहले वाले वो कवर करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी उनकी वीडियो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि जो नोट्स हैं इससे पढ़ना ज़्यादा सही नहीं है, मैं एनसीईआरटी से पढ़ता हूँ या पढ़ूँगी, सो आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट बने हैं। जितने सारे आपकी बुक में जो इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की बुक है एनसीईआरटी की, उन सारे ही टॉपिक से मिलकर ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये उसी से बनी हैं, उसी के ऊपर बेस्ड हैं। सो आप अपने माइंड से बात निकाल दें, ओके। और मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है और टीचर्स भी कहते हैं कभी कभी कि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो लैंग्वेज होती है चैप्टर्स की वो थोड़ी सी हार्ड होती है, जो स्टूडेंट्स है उसे वो अपने माइंड में अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़े से अपने नोट्स बना लें पॉइंट टू पॉइंट के, जिससे जब हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएँ या फिर 3 मार्क्स के भी आएँ तो हम उसे ईजिली आंसर कर दें, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लें इसको पढ़ते हुए, इससे आपको बेटर हेल्प मिलेगी। तो हम देखेंगे टॉपिक्स इन द चैप्टर कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो आप अपने पेज आगे पीछे करके देख सकते हैं चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स में जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ओवरव्यू। आप अपने पैराग्राफ में देख सकते हैं टॉपिक फर्स्ट ये डाला हुआ होगा ओवरव्यू, ओके। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होता क्या है, आपने भी चैप्टर का नाम ही पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी इंडिया की, लेकिन होती क्या है फूड सिक्योरिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाई फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी हमें चाहिए क्यों, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा हु आर फूड इनसिक्योर, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कौन फूड इनसिक्योर हैं, और हम इसमें उसके बाद पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें टोटल हम अपने ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। ओवरव्यू तो सिंपल होता है कि ओवरव्यू में हमें ये बताते हैं कि चैप्टर में हमें दे क्या रखा है और हमें किसके बारे में डीपली या डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी के जो ये 4 पॉइंट्स हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में कम्प्लीटली कवर कर लेंगे, और उसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो क्लास 9th का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो डोंट वरी, आज हम ओनली 4 पार्ट, इसके जो 4 पॉइंट्स हैं मेन, इन्हें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 4 पॉइंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसे फर्स्ट पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। सबसे पहले हम देखते हैं अपना ये टॉपिक ओवरव्यू। आप अपने एनसीईआरटी की बुक में देख लें इस टॉपिक को, फर्स्ट पेज पे यही दे रखा है हमें कि फूड सिक्योरिटी के बारे में हमें इसमें डीपली पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में हम कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, इसमें क्वेश्चन आएगा वाई फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ओके। उसके बाद सेकंड है PDS, जिसे हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। आपको ये याद रखना है और इसके ऊपर आप मार्क कर लें, जब ये हमारा पॉइंट मतलब टॉपिक आएगा तो उस पर आप मार्क कर लेना कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट विजिलेंस आप सोच रहे होंगे क्या होता है। वो गवर्नमेंट विजिलेंस मतलब है कि गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हम जो फूड सिक्योरिटी है उसे इंडिया में कर सके। मतलब ज़्यादातर फूड को हम सिक्योर करके रख लें कि अगर कभी कोई पैंडेमिक आती है या फिर कुछ भी मतलब नेचुरल डिजास्टर आती है तो हमारे पास फूड ज़्यादा रहे, ठीक है, पूरे इंडिया के पास। इसमें हम मेनली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है इकोनॉमिक की बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, तो हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल साइंस किसकी देखेंगे हम, इंडिया की, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें ओवरव्यू में लास्ट पॉइंट दे रखा है गवर्नमेंट एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। और इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट, देखो हर उसमें गवर्नमेंट का मेन रोल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है हर कंट्री की कि आगे हमें क्या करना है किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे वो हमारी फूड सिक्योरिटी की बात हो, गरीबी की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के एक्शंस क्या रहते हैं उस समय जब जो सिक्योरिटी होती है खाने की वो थ्रेटन मतलब है डेंजर में होती है, मतलब ख़त्म होने वाली होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ विच इज़ वाई फूड सिक्योरिटी। नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी होती क्या है और हमें फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए होती है। तो फूड इज़ एज असेंशियल एज एयर। हम सबको पता है फूड बहुत ज़्यादा असेंशियल है, नेसेसिटी है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें खाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे लिए एयर भी असेंशियल होती है, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, येस यू आर राइट, फूड। फूड सिक्योरिटी मीन्स, अब क्या है फूड सिक्योरिटी का मतलब होता क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल
and available food is accessible to all and accessible food is affordable to all people at all times. तो फूड सिक्योरिटी उसे कहते हैं कि जो फूड है वो अवेलेबल हो. अवेलेबल आपको पता है किसे कहते हैं कि मतलब हर कंट्री में जो खाना है वो अवेलेबल हो पूरे उन सारे सिटीजन्स के लिए जो कंट्री के सिटीजन्स है. टू ऑल मतलब सारे मतलब जो कंट्री है उसके लोगों के लिए जो खाना है फूड सिक्योरिटी है वो अवेलेबल हो. ठीक है. एंड अवेलेबल फूड जो अवेलेबल फूड है वो इज़ एक्सेसिबल टू ऑल. एक्सेसिबल मतलब क्या होता है? एक्सेसिबल मतलब वो सबके पास पहुंचने योग्य हो कि हर इंसान के पास जो कंट्री के लोग हैं उनके पास खाना पहुंचे. एंड एक्सेसिबल फूड जो पहुंच रहा है वो कैसा खाना हो? अफोर्डेबल टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स. अफोर्डेबल हो मतलब हर किसी के उसमें आए मतलब बजट में आए ऐसा खाना हो. ज़्यादा हाई प्राइस का खाना ना हो या ज़्यादा महंगा खाना ना हो. ठीक है. वो भी हर समय ऑल टाइम्स. जैसे हमें 3 टाइम्स फूड कहते हैं हमें पर डे चाहिए होता है 3 टाइम्स मील. तो ऐसा हमें हर मतलब डे में मिलना चाहिए कंट्री के लोगों को. ठीक है. तो फूड सिक्योरिटी किसे कहेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपली 3 बातों का ध्यान रखना है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो मतलब टू ऑल तो आप लगा ही लोगे कि सबके साथ मतलब सबको ही चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और जो अवेलेबिलिटी फूड हो वो क्या हो? एक्सेसिबल हो. और एक्सेसिबल जो हो वो कैसा हो चाहिए? अफोर्डेबल. तो आपको 3 बातें याद रखनी है अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी मीन्स. तो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल. तो फूड किस तरह का होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए लोगों के पास, एक्सेसिबल होना चाहिए मतलब हर लोगों के पास पहुँचे, और अफोर्डेबल होना चाहिए मतलब हर किसी के बजट में होना चाहिए. ठीक है. तो हेयर अगर हम बात करें इसमें से कुछ जो मीन्स हैं उसे निकाला है मतलब कुछ जो वर्ड है उसके मीनिंग को निकाला है. जैसे फूड अवेलेबिलिटी किसे कहते हैं? फूड अवेलेबिलिटी जैसे हमने फर्स्ट में ही पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी में सबसे पहले क्या आती है? फूड अवेलेबिलिटी मतलब फूड अवेलेबल होना चाहिए. तो रेफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन कंट्रीज मतलब कंट्री के अंदर खाना होना चाहिए उनके लोगों के लिए. ठीक है. जैसे हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर से हमें खाना मिलता है, वीट मिलता है, राइस मिलता है. तो ऐसे जो मतलब एक कंट्री के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए किसकी? फूड की. सेकंड बात करें तो हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? एक्सेसिबल. एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मीन्स एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? मतलब होता है इसका फूड इज़ विद इन पीपल्स रीच मतलब लोगों की पहुंच में हो क्या? खाना. ठीक है. फूड जो हो लोगों की पहुंच में हो मतलब खाना लोगों तक पहुंचे. और अगर इसके हम थर्ड पॉइंट की बात करें अफोर्डेबिलिटी फॉर फूड रेफर्स टू पीपल आर एबल टू बाय इट. तो अफोर्डेबिलिटी किसे कहते हैं? कि लोगों के बजट में हो. तो अफोर्डेबल फूड होना चाहिए कि जो लोग उसे एबल हो उसे बाय करने के लिए मतलब उसे खरीद सकें. गरीब भी खरीद सके और अमीर तो खरीद ही लेगा ऐसे. ठीक है. तो आपको क्या याद रखना है? फूड सिक्योरिटी मीन्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड एंड accessibility of food, affordability of food and availability of food. ओके. आपको सिर्फ 3 बातों का याद रखना है. क्या क्या? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. ओके. उसके बाद इसमें एक 4th पॉइंट दे रखा है हमें क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक इज़ ऑल्सो डन इन दिस सिस्टम. कि इसी सिस्टम में क्रिएशन ऑफ बफर स्टॉक भी हम कहते हैं. क्योंकि क्या होता है बफर स्टॉक हम इसमें आगे पूरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे लेकिन अगर आपको मैं सिंपल मीनिंग में बताऊँ बफर स्टॉक वो होता है कि हम डे टू डे जो खाना है उसे तो हम मतलब सारे लोग कंट्री के जो सिटीजन्स हैं जो पीपल हैं उनके पास पहुँचना ही चाहिए पर एक स्टॉक भी होना चाहिए खाने का. मतलब खाना थोड़ा एक जगह हम इकट्ठा होना चाहिए कि अगर कोई पैंडेमिक आए, नेचुरल डिसास्टर आए, कुछ भी सुनामी आए, कुछ भी आए तो हमारे पास खाने की जो सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए. ओके. उसी को फूड सिक्योरिटी कहते हैं. इसलिए हमारे पास बफर स्टॉक होना चाहिए मतलब जो खाना है वो ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक में होना चाहिए. स्टॉक आपको पता होगा, आपने वैसे भी बाहर से ये मार्केट में वर्ड सुना होगा स्टॉक. तो स्टॉक क्या होता है कि ज़्यादा ही अमाउंट में किसी चीज़ को स्टोर करके रखना. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई फूड सिक्योरिटी. अब आपके भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा एज अ स्टूडेंट कि हमें फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए होती है. जैसे अभी हमने पढ़ा फूड सिक्योरिटी क्या होती है, हमने पढ़ लिया कि फूड सिक्योरिटी से कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड हो और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड हो. लेकिन फूड सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए जबकि हम डे टू डे आप सोच रहे होंगे मार्केट में जाके हम खाना खरीद सकते हैं तो हमें सिक्योरिटी क्यों चाहिए. तो अब ये आंसर आता है इसका फूड सिक्योरिटी से. अगर आपसे पूछा जाए वाई फूड सिक्योरिटी तो फूड सिक्योरिटी इज़ हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिसास्टर व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ फूड. तो जो फूड सिक्योरिटी है वो हमारी हेल्प करेगा उस समय जब कोई नेचुरल डिसास्टर अकर मतलब आ सकता है या फिर लैक हो खाने की. अब कैसे आ सकता है? एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिसास्टर. अगर हम नेचुरल डिसास्टर की बात करें लाइक आपको पता है इंडिया में अर्थक्वेक भी आ जाता है, फ्लड भी आ जाता है और सुनामी का आप सुन रहे होंगे केरल में, उड़ीसा में. तो वो सब और
ड्रॉट एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की, जैसे नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, मतलब ये नेचुरली आते हैं, कोई मैन मेड नहीं होते ये। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज हो जाता है। आपको पता है जब ड्रॉट सूखा हो जाता है, पूरी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाती है, तो उसमें जो मतलब फसल है वो बहुत ज़्यादा सूखी होती है और खाने लायक नहीं होती है। तो जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का, किसी भी फूड ग्रेन का, चाहे वो वीट हो कोई भी, तो उससे क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। विच क्रिएट्स, वो क्या क्रिएट करेगी, अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन फूड अवेलेबिलिटी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी है फूड की वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा अच्छी फसल नहीं उग पाएगी किसी नेचुरल डिसास्टर की वजह से, तो जो फूड से मतलब जो फूड है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हर मार्केट में पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि इतना होगा ही नहीं। ठीक है, so the third point is the attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। तो ये हमने अटेनमेंट मतलब एक हमने ये स्टेप लिया है फूड सिक्योरिटी का अपनी कंट्री में। क्यों लिया है, ये जो फूड सिक्योरिटी का स्टेप है ये इन्वॉल्व करता है कि जो करंट हंगर है, ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान को इंडिया में खाना मिल रहा है रोज़ रोज़, कोई ऐसा होता है जिसको खाना एक दिन में एक ही बार मिल रहा है या 2 दिन में एक बार मिल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। सो हम ये जानते हैं, तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया है फूड सिक्योरिटी, जिससे क्या हो, एलिमिनेट हो, मतलब कम हो जाए क्या, करंट हंगर, मतलब जो लोग भूखे सो रहे हैं या काम कर रहे हैं उनके पास तक खाना पहुंच जाए, और जिससे रिड्यूस हो जाए रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। और इसके साथ साथ ही फूड सिक्योरिटी क्या करना चाहती है, फूड सिक्योरिटी का जो स्टेप है वो यूँ है कि जो रिड्यूस हो जाए रिस्क जो फ्यूचर हंगर का, मतलब आगे जो फ्यूचर में कोई ऐसी नेचुरल डिसास्टर आती है तो हमारे पास खाना होना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें हमें एक बता रखा है पास्ट के बारे में कि फेमाइन आई थी, एक फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943 में आई थी बंगाल में, वॉज द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन, सबसे ज़्यादा डेंजरस कह सकते हैं डिस्ट्रॉयबल फेमाइन आई थी। फेमाइन क्या होता है आपको पता है, फेमाइन कहते हैं सेवरल और प्रोलॉन्ग्ड हंगर, बहुत ज़्यादा भूखा हो गया, मतलब अकाल कहते हैं हिंदी में से। तो मतलब ऐसे बहुत फेमाइन आ गई थी बंगाल में, बंगाल में सारे जो ज़्यादातर लोग थे वो भूखे मर रहे थे, क्योंकि बंगाल में सफिशेंट फूड नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे फेमाइन आ गई थी। फेमाइन उसी को कहते हैं लंबे समय तक भूखे रहने से जब मौत हो जाती है, उसी को फेमाइन कहते हैं। सो द थर्ड टॉपिक इज़ वो आर फूड इनसिक्योर। अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ फूड इनसिक्योरिटी, वाई फूड इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी सब पढ़ लिया हमने। अब हमारा थर्ड टॉपिक इसमें आता है कि कौन फूड इनसिक्योर है, मतलब किस कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें फूड नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि जो कुछ लोग हैं जिनको अभी तक खाना मिलता नहीं है, एक दिन में एक टाइम मिल रहा है या फिर 2 दिन में एक बार मिल रहा है, तो वो सब क्या है, फूड इनसिक्योर है। मतलब उनके पास कोई भी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है कि उनको आगे फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं कि इन रूरल एरियाज़, अगर हम बात करें इनसिक्योरिटी की, फूड इनसिक्योरिटी की, तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाई जाएगी, ये रूरल एरिया में, जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स। आपको पता है जिनका खुद का लैंड नहीं होता या जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो कौन है, वो फूड इनसिक्योर है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए 1 मार्क के क्वेश्चन में कि वो आर फूड इनसिक्योर, तो सबसे पहले आप किसे लिखेंगे, स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें ट्रेडिशनल आर्टिसंस। ट्रेडिशनल आर्टिसंस क्या कहते हैं, जो ट्रेडिशनल काम करते आ रहे हैं, जो पुराने समय से काम चल रहा है उसे ही वो आगे करते आ रहे हैं। वो जैसे कौन हो गया, ब्लैक स्मिथ, जिसे हम लुहार कहते हैं, वो भी कौन है, वो भी फूड इनसिक्योर हैं। प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज, जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज रूरल एरिया में, जैसे कौन, वॉशरमैन, जो कपड़े धोने वाले होते हैं, धोबी, पैटी, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं वो, और डेस्टिट्यूट आर केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब आते हैं हमारे फूड इनसिक्योर की कैटेगरी में। ओके, और ये कहाँ के हैं, ये इन रूरल एरियाज़ के हैं, जैसे हमने पढ़ा स्टार्टिंग से। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि जो रूरल एरियाज़ में हमने पढ़ लिया स्मॉल फार्मर्स, ब्लैक स्मिथ और लैंडलेस फार्मर्स, ये सब किस में आते हैं, फूड इनसिक्योरिटी में कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, तो वहाँ पे कौन कौन से हम अपना अगर माइंड लगाएं तो कौन कौन फूड इनसिक्योर है, तो कौन कौन है, पर्सन्स वो एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस,
ऐसे लोग जो ऐसा व्यक्ति जो एम्प्लॉयड हो किसी इल पेड ऑक्यूपेशन में, या चाहे वो ऐसा हो कि वो बीमार है और उसे पेड हो रहा है बीमारी का ही, पर वो कम पे होता है, तो उससे क्या होगा, उसकी जो फैमिली का जो सर्वाइवल है, नीड्स है, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। और थस वो कौन है, वो फूड इनसिक्योर है, ठीक है। जो ज़्यादातर बीमार रहता है आदमी, वो अच्छे से काम तो नहीं कर पाएगा, तो वो भी किस में आता है, इनसिक्योरिटी में आता है फूड की। एंड कैजुअल लेबरर्स किसे कहते हैं, जो उनका कोई फिक्स वो नहीं होता, जैसे दुकान नहीं होती, वो कहीं ना कहीं अपना ठेली या कुछ भी स्टॉल लगा लेते हैं, वो सब कैजुअल लेबर्स होते हैं, वो भी कौन है, फूड इनसिक्योर। जैसे आपने कोविड-19 में देखा होगा कि ज़्यादातर जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, वो कहाँ चले गए थे, गाँव चले गए थे, बिकॉज ऑफ कोविड-19 उन्हें अपनी फूड इनसिक्योरिटी का ज़्यादा फिक्र था, तो इसलिए वो चले गए थे। आपने न्यूज़ में भी देखा था बहुत। तो वो सब जो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट हो गए थे, वो सब क्या थे, फूड इनसिक्योर्स थे, जो वर्कर्स थे और लेबर्स जो थे। These labor came under सीजनल वर्कर्स, और ये सीजनल वर्कर्स पे भी आते हैं, मतलब इन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता, सीजनली काम मिलता है, कभी गर्मी में काम मिल गया, कभी ठंड में काम मिल गया, ऐसे। एंड हैव लो वेजेस, और इनकी क्या होती है, लो वेजेस होते हैं। ये पर डे के हिसाब से काम करते हैं, इन्हें कोई हर महीने सैलरी नहीं मिलती, इन्हें पर डे का हिसाब से मिलता है, जो भी ये पर डे में कमाते हैं उसी से अपना घर चलाते हैं, ठीक है। तो अर्बन एरिया का पढ़ लिया, रूरल एरिया के पढ़ लिया। तो अब एक और पॉइंट है इसके अंदर, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, large proportion of pregnant and nursing mothers all are also came under the category of food insecure। जो बच्चे हैं 5 साल के अंदर के, और जो उनकी मदर्स हैं, जो ज़्यादातर मोस्टली जो प्रेग्नेंट हैं, और जो नरिशिंग मदर्स हैं मतलब जो मेल न्यूट्रिशियस है, जिनको ज़्यादा अच्छे से प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें अच्छे से उनकी देखभाल नहीं हुई है, और उन्हें वो भी क्या है, वो सब कौन है, वो भी कैटेगरी में आते हैं किसकी, फूड इनसिक्योरिटी की, ओके। Person who is not able to fulfill their daily requirement or became below poverty line are also food insecure। जो ऐसे व्यक्ति जो अपनी डेली नीड, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, और वो व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, वो भी कौन है, फूड इनसिक्योर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल बिलोंगिंग टू सम शेड्यूल्ड कास्ट। कुछ जो लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिसे हम एससी कहते हैं, वो, और ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आर ऑल्सो केम अंडर द हेड ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो ये सब जो ये भी जो बिलोंग करते हैं सम कास्ट, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गई या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट हो गई, ये सब भी किस में आते हैं, ज़्यादातर ये सब आते हैं फूड इनसिक्योरिटी में, कैटेगरी में आते हैं ये, ठीक है। Now the next point is, in India some states has large number of food insecurity। तो इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब ज़्यादातर फूड वहाँ पे सिक्योर नहीं है, ज़्यादातर वहाँ पे फूड का ये रहता है कि मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है फूड की। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, लाइक बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यूपी, ओके, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया के जिसमें ज़्यादातर क्या रहती है, लैक ऑफ फूड, या आप इसे फूड इनसिक्योरिटी भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, आपको इसमें से, आपको अगर ये सारे नहीं याद हो रहे हैं तो आप क्या करें, आप इनमें से 4-5 जो स्टेट्स हैं उन्हें याद कर लें, जैसे कि बिहार, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, आप सम स्टेट्स ऑफ एमपी कह सकते हैं, ऐसा आप याद करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि वेस्ट बंगाल को आप WB करके याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को आप यूपी करके याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के जो पार्ट्स हैं उसे आप MP करके याद रख सकते हैं, महाराष्ट्र को तो आप ऐसे माइंड में बिठा ही सकते हैं। तो ऐसे आप इसे बस 4-5 जो स्टेट्स हैं उसे याद कर लें। नेक्स्ट इज़ हंगर आर ऑल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। हंगर आपको पता है किसे कहते हैं, हंगर भूख को कहते हैं, आपको पता होगा, जैसे आपने बचपन से ही सीखा है कि वर्ड मीनिंग में इंग्लिश के हंग्री मतलब भूखे को कहते हैं, आई एम हंग्री, ऐसे। तो हंगर क्या आता है, भूख को कहते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये भी आता है हमारी फूड इनसिक्योरिटी की कैटेगरी में, ओके। इट ऑल्सो केम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इट हैज़, और जब हंगर है उसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इट हैज़ क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस मतलब यही होता है कि डिवाइड कर दिया हमने इसे 2 में, तो इसकी इस हंगर जो है ये 2 में डिवाइड है, एक है क्रॉनिक हंगर, एक है सीजनल हंगर। तो आगे हम इसके क्रॉनिक और सीजनल हंगर को डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो यू कैन सी द टेबल। ये सीजनल हंगर के टॉपिक में आप NCERT की बुक खोलेंगे तो उसमें एक टॉपिक है सीजनल हंगर, जो किसके अंदर आता है, वो आता है वो आर फूड इनसिक्योर। तो उसमें ये टॉपिक है, तो उसमें हमें ये टेबल दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं ध्यान से। इसके अंदर बहुत अच्छा डेटा दे रखा है हमें
कि टाइप ऑफ हंगर, कितने तरीके के हंगर होते हैं हमें पता है, अभी हमने पढ़े हैं। एक सीजनल हंगर होता है, एक क्रॉनिक हंगर होता है, 2 टाइप्स ऑफ हंगर होते हैं, ठीक है। अगर हम ईयर की बात करें, पहले रूरल की बात करेंगे, उसके बाद हम अर्बन एरिया की बात करेंगे। तो रूरल एरिया की बात करें तो अगर हम ईयर 1983 की बात करें तो उसके अंदर सीजनल हंगर कितने थे, 16.2 थे और क्रॉनिक हंगर 2.3 थे। तो टोटल मिला के कितने हंगर हुए, 18.5 हंगर हुए, ठीक है। और अगर वो उसी ईयर की हम 1993 की बात करें, 1994 तक, आप अपनी बुक में भी इसे देख सकते हैं टेबल को, तो सीजनल हंगर 4.2 थे और क्रॉनिक हंगर 0.9 थे, जिससे हम टोटल करें तो 5.1 आएगा। ऐसे ही अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, सेम ईयर इसमें दे रखा है, जैसे 1983 दे रखा है, यहाँ पे 1983 दे रखा है, यहाँ पे 1993 से दे रखा है, तो यहाँ भी 1993 से 1994 तक दे रखा है, और यहाँ पे ईयर 1999 तक का दे रखा है, ईयर 2000 तक का, ओके। तो सीजनल इसमें कितना था हमारा अर्बन एरिया में, तो 5.6 आप देख सकते हैं। किसी भी हंगर की बात हो रही है, जो रूरल एरिया है उसमें जो हंगरनेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन से, ठीक है। तो अर्बन में इतनी नहीं है, रूरल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में क्या, हंगर, वो भी दोनों टाइप की, सीजनल हंगर भी और क्रॉनिक हंगर भी। पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सीजनल हंगर फिर भी ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक हंगर। आप देख सकते हैं सीजनल हंगर का जो डाटा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक हंगर, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सीजनल हंगर, और सीजनल हंगर होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है किस चीज़ का, हंगर का, ठीक है। तो व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क फॉर एंटायर ईयर देन दे केम अंडर द कैटेगरी ऑफ सीजनल हंगर, ठीक है। जब एक व्यक्ति अनएबल होता है, जब एक व्यक्ति को पूरे साल काम नहीं मिलता है, अनएबल टू गेट वर्क, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा सीजनल हंगर, ठीक है। क्योंकि जब उसे, आप अपने माइंड से खुद सोचें कि जब उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा पूरे साल, तो वो हंगर, मतलब उसका जो खाना होगा वो बहुत मुश्किल से चल रहा होगा, उसे 2 दिन में 1 बार मिल रहा होगा या 2 दिन में 2 बार मिल रहा होगा खाना, जो बहुत ज़्यादा यूजुअली बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अ ह्यूमन बीइंग डाइट। तो वो उसे वो भूख, हंगर तो भूख को ही कहते हैं। तो ये कौन सा हंगर होता है, सीजनल हंगर होता है। तो आप याद रखिएगा, सीजनल हंगर उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को पूरे साल काम नहीं मिलता है एंड अ पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क एंटायर ईयर, तो उसे हम, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, सीजनल हंगर की कैटेगरी में आता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि सीजनल हंगर की अगर हम बात करें तो सीजनल हंगर जो है हमने जैसे पढ़ा कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा था। तो क्यों है रूरल एरिया में ज़्यादा, तो सीजनल से आपको ये याद आ रहा है कि सीजनल हमने पहले भी बाकी सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि सीजनल होता क्या है। तो सीजनल हमने पढ़ा था कि रूरल एरिया में जो फार्मर्स होते हैं ज़्यादातर, वहाँ पे क्या होता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में पढ़ा था। तो उसमें क्या आता है कि जो बेरोज़गारी है वो सीजनली रहती है, कि मतलब किसी को ज़्यादा, मतलब किसी एक फसल में काम मिल रहा है, उसके बाद वो कुछ महीने तक फ्री रहता है और उसको कोई काम मिलता नहीं है। तो उस हमने पढ़ा था कि वो सीजनल होता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें हंगर की, भूख की, तो कैसे है, इट इज़ रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ये कैसा होता है, जैसे ग्रोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक की साइकिल में, जैसे आपको पता है कि एक एग्रीकल्चर का जो काम है वो एक साइकिल वाइज चलता है, कि पहले हमें बीज बोना होता है, फिर उसमें पानी डालना होता है, फिर वो उग जाता है, उसके बाद उसे हमें हार्वेस्ट करना होता है, काटना होता है। इन सब की वो पूरी एक साइकिल चलती ही रहती है, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी साइकिल है सीजनल हंगर में। अगर हम रूरल एरिया की बात करें कि जब कोई इंसान, अगर हमने कोई फार्मर है उसे सिर्फ हमने बोने के लिए रखा है, सोइंग के लिए रखा है सीड की, तो सोइंग करने के बाद तो वो फ्री रहेगा हार्वेस्टिंग के टाइम तक, जब तक नेक्स्ट फसल को नहीं हमें बोना होगा। तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो भी तो सीजनल हंगर कहलाया जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहलाया जाएगा, क्योंकि वो उसके पास तो बहुत कम ही पैसे होंगे कि वो मैनेज कर पाए अपनी फैमिली को खिलाने के लिए, खुद भी इवन खाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। आपको पता है ये कहाँ पाया जाएगा, रूरल एरियाज़ में ही पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीजनल नेचर ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर का। जैसे मैंने बताया कि सीजनल नेचर होता है कि हमें रुकना पड़ता है, सोइंग के बाद हमें रुकना पड़ता है, फिर इरीगेशन डालनी पड़ती है, फिर रुकना पड़ता है, फिर हार्वेस्टिंग होती है, थ्रेशिंग होती है, मतलब बहुत सारे काम होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इतने जो टाइम है, पूरा टाइम पीरियड, कुछ समय बहुत ज़्यादा फ्री रहता है, जिसमें जो किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी खुद के लिए कुछ खाना लाने के लिए या अर्न करने के लिए, ओके। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर दैट इज़ देयर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो वहाँ पे किसके लिए मुश्किल होगी, वो कौन फूड्स इनसिक्योर होंगे, जो कैजुअल लेबर होंगे। कैजुअल लेबर मतलब जो पर डे काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कम काम मिलेगा। कब, जब कैजुअल कंस्ट्रक्शन हो रही हो, कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर में उन्हें जब
बहुत कम काम मिलेगा, क्योंकि रेनी सीज़न में, ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, क्योंकि रेनी सीज़न में क्या होता है आपको पता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कंस्ट्रक्शन नहीं कराते, क्योंकि पानी से सीलन आ जाएगी अगर वो नई नई कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे वहाँ पर। तो रेनी सीज़न में कंस्ट्रक्शन बहुत ही कमी से होती है। तो अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो मज़दूर होते हैं, कैजुअल लेबर्स होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये जो सारे टाइप्स हैं, दिस टाइप्स ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। तो ये आपको फिर से अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ ये लाइन कि सीजनल हंगर जब आती है जब कोई पर्सन अनएबल होता है कि उसे कोई काम मिल सके पूरे साल, तो सीजनल हंगर इसी को कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ क्रॉनिक हंगर। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया हंगर का, विच इज़ सीजनल हंगर। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, इज कॉल्ड लास्ट क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर होता क्या है? क्रॉनिक हंगर इज़ अ consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity and or quality। तो क्रॉनिक हंगर बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो क्रॉनिक हंगर उसे कहते हैं जब जो मतलब हमें खाना तो मिल रहा है, मतलब इंसान के पास रोज़गार भी है पर इतना अच्छा रोज़गार नहीं है, बहुत ज़्यादा लो लेवल ऑफ इनकम है कि जिससे जो खाना आ रहा है उसकी या तो क्वांटिटी कम है और शायद उसकी क्वालिटी भी है वो ख़राब है थोड़ी सी, तो उसे हम क्रॉनिक हंगर कहते हैं। मतलब या तो पूरी तरीके से उसे पूरी डाइट नहीं मिल रही है, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा कम है, अमाउंट कम अमाउंट में मिल रहा है, और जो उसकी क्वालिटी है फूड की जो वो खा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा विटामिन्स प्रोटीन्स ये सब नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिंपल सा खाना है और कम अमाउंट में है, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ लो लेवल ऑफ इनकम इज केम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रॉनिक हंगर। और क्रॉनिक हंगर के अंदर कौन सी कैटेगरी वाले लोग आएंगे? ऐसा पर्सन आएगा जिसकी जो इनकम है वो कैसी है? लो लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है कि बस वो इतना मैनेज कर पा रहा है कि वो अपनी फैमिली को खिला रहा है, चाहे वो ख़राब क्वालिटी का है चाहे उसकी क्वांटिटी कम है, कैसा भी है बस वो खा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्रॉनिक हंगर कहते हैं। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी खोल के आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो उसके अंदर भी सेम यही पैराग्राफ दे रखा होगा। इसमें हमें सबसे पहले ग्राफ दे रखा है, उसे हम चेक करेंगे। ये सर्वे ऑफ इकोनॉमिक्स का है, आपकी बुक में ही बना हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं खोल के बुक। तो उसमें क्या दे रखा है हमें? प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, और वो भी मिलियन टन्स में दे रखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ये। तो अब फूड सिक्योरिटी कैसे होती है इंडिया में? इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडिया खुद जो है वो कैसे फूड को सिक्योर करता है आगे के लिए, ठीक है, तो हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर नीचे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो 1960 से लेकर 61 तक लिखा है, मतलब हर डिकेड लिखा है, मतलब डिकेड उसे कहते हैं जो हर 10 साल में आता है, ठीक है, हर 10 साल बाद को, मतलब हर 10 साल को डिकेड कहते हैं, ठीक है। तो 1960 से लेकर 1961 तक दे रखा है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1970 से लेकर 1971 तक दे रखा है, 1980 से लेकर 81 तक देखा है, ऐसे सो ऑन हमें 2016 से लेकर 17 तक का दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें हम फूड ग्रेन्स की बात करें कि कितना फूड ग्रेन मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो रहा है हमारा 80 है, ये आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 80 लिखा है। तो 18 मिलियन टोन्स जो है फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुआ था कौन सी ईयर में? 1960 में, ठीक है। तो एक साल की बात हो रही है, 1960 से लेकर 61 में 80 मिलियन टन्स फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में। ऐसे ही आगे मतलब आप ध्यान से देखिए ग्राफ को, तो ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। पर उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से कि अगर हम ईयर 2011 से 12 की बात करें कि ये बहुत ज़्यादा अपने पीक पे पहुंच गया, सबसे ज़्यादा इसी में है, अपने पिछले सालों की अगर हम बात करें यहाँ से तो सबसे ज़्यादा यही वाला है, ठीक है, जो कितना हुआ 259 मिलियन टन्स था फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन, वो भी 2011 से लेकर 2012 के ईयर में, ठीक है। तो लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा सा कम हो गया, आप देख सकते हैं 259 था, वो उससे कम हो के उसमें 2% कम हो गया है, कितना हो गया? 257 हो गया, 259 से 257 हो गया, कौन से ईयर में? 2012 से लेकर 2013 में। तो मिलियन टन्स हो गया है इतना, मतलब 2 मिलियन टन्स इसमें कम हो गया था, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही वो उससे बढ़ गया, 1959 से भी ज़्यादा, उसके एक साल पहले से भी ज़्यादा हो गया, बढ़ के कितना हो गया? 265 हो गया 2013 से लेकर 2014 तक। उसके बाद 2 साल तक कम होता रहा, आप देख सकते हैं ये दोनों जो है इसमें ये कम हो रहा है, ठीक है, 2014 से लेकर 15 तक में, 15 से लेकर 16 तक में। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करें, मतलब
2016 से 17 की बात करें, ये इकोनॉमिक सर्वे है, ये रियल दे रखा है इसमें ग्राफ, तो उसमें ज़्यादा हो गया, 275 हो गया 0.68 मिलियन टन्स 2016 से लेकर 17 में। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बढ़ा ही बढ़ा है, फूड की जो प्रोडक्शन हुई है मिलियन टन्स में हुई है इंडिया में, और वो बढ़ती इंक्रीज़ ही हुई है। बस कुछ ईयर्स में ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा कम हुआ है, पर ज़्यादातर वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ होती जा रही है। सो दिस टेबल शोज़ डिफरेंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि जो टेबल है, ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है हमें डिफरेंट ईयर। आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट ईयर्स लिखे हुए हैं, जो हमें शो कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का हुआ है इंडिया में। ये इंडिया का ही सर्वे था, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 टू 1995, अगर हम बात करें 1965 से लेकर 1995 की, हम ग्राफ में से देख के बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हुआ है फूड ग्रेन्स का ऑफ वीट इंक्रीज्ड बाय मोर दैन 4 टाइम्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पीरियड 1965 से लेकर 1995 की, तो जो प्रोडक्शन हुआ था वीट का वो इंक्रीज़ हुआ था, 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, ठीक है। 4 टाइम्स ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन हुई थी वीट की, वो भी कौन सी स्टेट्स में, पंजाब में और हरियाणा में। आपको पता है पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा जो ये जो स्टेट है इंडिया के, इनमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनमें जो प्रोडक्शन हुआ था वो भी बहुत अच्छा खासा हुआ था। कौन सी ईयर में, 1965 से लेके 1995 तक, ठीक है। Now the next point is, because of availability of sufficient food grains, the government of India introduced food security system like public distribution system, buffer stock, etc. ठीक है। तो अब जब से हमारी जो फूड अवेलेबिलिटी है सफिशिएंट फूड ग्रेन्स की, वो बढ़ गई है। जैसे हमने पढ़ा अभी पहले ही, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था कि हरियाणा और पंजाब में 1965 से लेकर 75 तक जो हुई है हमारी प्रोडक्शन, वो बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। आज पहले की ईयर्स देखें तो 4 मरतबा ज़्यादा, ठीक है, तो 4 टाइम्स ज़्यादा। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारे जो कंट्री में एग्रीकल्चर सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से वेल डेवलप्ड होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ चुकी है। तो गवर्नमेंट ने ये देखते हुए ये तय करा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करा है फूड सिक्योरिटी सिस्टम। कैसे कैसे फूड सिक्योरिटी सिस्टम वो करें जिससे जो इंडिया है वो अच्छे तरीके से फूड सिक्योर हो जाए, कि इंडिया में हर इंसान के पास अच्छे से जो खाना है वो पहुँचे, वो भी अच्छी क्वालिटी का, साथ ही साथ अच्छे अमाउंट में, ठीक है। तो वो कैसे कैसे उन्होंने फूड सिक्योरिटी के जो सिस्टम है उसे इंट्रोड्यूस करें, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे हम PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, PDS। और बफर स्टॉक, जैसे बफर स्टॉक मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसे कहते हैं जो हम जो खाना है उससे अच्छे स्टॉक में, अच्छे अमाउंट में उसे स्टॉक करके रख लें, स्टोर करके रख लें, जिससे आगे कोई पेंडेमिक आए या फिर कोई भी नेचुरल डिसास्टर आए तो जो पूरी कंट्री है उसे सर्वाइव ना करना पड़े, हर किसी को खाना मिले, ठीक है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसे कहते हैं, ये ऐसी कास्ट वालों के लिए करा गया है या ऐसे लोगों के लिए करा गया है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनकी जो ज़्यादातर वो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं, ठीक है, और जिनकी या ज़्यादातर उनको मिलेगा ऐसा खाना जो इनकी जो कास्ट है जिसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है खाने से, या फिर ऐसों के लिए जैसा हमने पढ़ा था अभी उसमें पैराग्राफ में कि जो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट्स हैं, उनको भी इस वाले सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हेल्प मिले। So with this we completed our part 1, in which we learned our 4 topics, which is what is food security, why food security, war, food insecure और food security in India। I hope आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा और आपके अंदर इस चैप्टर को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा होगा। So thank you for watching, see you in the next video।